अगर आपका बच्चा फोन यूज कर रहा है तो उसकी स्पीच जा सकती है, वो हकला हो सकता है। वी नेवर एवर थॉट ऑन दिस। तो हम बच्चों के हाथ में फोन देकर बैठे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे साथ रिमशा सलमान है, शी इज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट। ये बकायदा एक फील्ड है नई जिसके बारे में लोगों को इल्म नहीं है। रिमशा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सर, फाइन। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक। मुझे ये बताएं कि क्या फ़ोन का इस्तेमाल बच्चों को हकलाहट का शिकार कर सकता है, एंड हाउ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ़ोन कैन कॉज दिस? एक्चुअली ये इश्यूज़ बच्चों में बहुत कॉमनली हैं आजकल, क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं अक्सर ये माओं की बहुत ज़्यादा इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब वो अपना काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हैं घर में कि वो बच्चों पे सही से ध्यान नहीं दे पाती। तो वो मोस्टली ये करते हैं कि अगर उनका बच्चा रो रहा है या कुछ भी मांग रहा है, भूख लग रही है, तो वो मे बी जब वो बिज़ी होती हैं तो वो अपना मोबाइल देती हैं बच्चों को, उसमें कार्टून्स लगाकर उनके हाथ में पकड़ा देती हैं। तो और उसके बाद उनको पता नहीं चलता, टाइम जाता रहता है, गुजरता रहता है, उनको पता नहीं चलता कि अब क्या टाइम हो रहा है। बच्चे के हाथ में मोबाइल कॉन्स्टेंटली पड़ा हुआ है और बच्चा स्क्रीन की तरफ उससे देख रहा स्पीच है। कैसे मुतासिर, बच्चे का उससे बोलना स्पीच कैसे? में कैसे मुतासिर, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली उसमें ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन तब आती है जब आपका अगले से इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होता है आपका। तो तब ही स्पीच आ सकती है। जब माँ बच्चे से बात ही नहीं करेगी तो उसमें लैंग्वेज कैसे आएगी? साउंड्स तक नहीं आएंगे, वर्ड्स तक, वो वोकैबुलरी नहीं सीख पाएगा। तो ये बहुत कॉमनली प्रॉब्लमेटिक अच्छा, होता ये है जो बच्चे बच्चे के लिए। डोरेमोन देख रहे होते हैं या इस जी किस्म के कार्टून देख रहे होते हैं और फिर ज़बान भी हिंदुओं की बोलनी शुरू कर देते हैं जी या इंडियन लैंग्वेज शुरू कर देते जी। हैं, ये किस तरह स्पीच को, बच्चे के बोलने को कैसे मुतासिर करता है? क्योंकि जब बच्चा स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है तो वो सिर्फ सुन रहा होता है, वो बोल नहीं रहा होता, कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता, जस्ट वो सुन रहा परसीव होता कर है, रहा होता है। सिर्फ परसीव कर रहा होता है, साउंड्स को बोल रहा होता है, वो सीख कुछ नहीं रहा होता, जस्ट वो देख रहा होता है। और अक्सर ये होता है कि वो कुछ करेक्टर्स को कॉपी कर लेता है। वो अपने करेक्टर्स, अपने उन करेक्टर्स को ना अपने साथ एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लेता है। तो मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो बच्चा था स्पीच डिले के साथ। तो अब उसकी मदर को ये कंप्लेन थी कि जो मेरा बच्चा है उसने ना अपने साथ एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है, और वो कार्टून्स का नाम बता रही थी। एक कार्टून्स है मोटू पतलू कार्टून्स। तो उसने एक पतलू को अपना फ्रेंड बनाया हुआ था इमेजिनरी, और वो उसी से बातें करता था, हमेशा उसी के बारे में स्टोरीज़ बनाता था। तो उसकी मदर मुझे ये कंप्लेन लेकर आई थी। तो उसमें हमने उनको यही रिकमेंड किया था कि आप बच्चे की स्क्रीन टाइम कम करवाएं, उसको हो सके तो इस कार्टून से कुछ टाइम के लिए बहुत दूर रखें। तो हमने उनको ये काउंसिल किया था कि अच्छा, ये किस बताएं, तरह से। बच्चों में फ़ोन के इस्तेमाल से क्या क्या आदात के मसाइल आ सकते हैं? इसमें सबसे जो मेन कॉज होता है, आपका फिज़िकल हेल्थ आपकी ख़राब होती है। आपको क्रोनिक बैक पेन हो जाता है, बच्चों की आई साइट वीक हो जाती है, हेडेक के इश्यूज़ हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, एनजाइटी, इस तरह की चीज़ें बहुत, और स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है आपको ओबेसिटी की बीमारी हो सकती है, बहुत कॉमन। इसमें ठीक है, हम ये फैक्टर्स देखते हैं जो कॉज करते हैं, जस्ट ठीक है। बिकॉज ऑफ स्क्रीन मुझे टाइम। बताएं कि कितनी देर बच्चा फ़ोन इस्तेमाल करे, स्पेशली अब तो बिल्कुल छोटे बच्चों को ही दे देते हैं, 6 महीने, साल का बच्चा, साल का तो बच्चा आराम से फ़ोन पकड़ रहा होता है। तो हाउ मच, मैं तो जो किताबें हैं जिन पे मैं वीडियोस भी बना चुका हूँ कि 12 साल की उम्र तक तो ज़ीरो स्क्रीन टाइम है, लेकिन लोगों को ये इल्म नहीं है। अब मुझे बताएं, हकलाहट बहुत कॉमन है, फ़ोन का इम्पैक्ट फैक्टर या स्क्रीन का इम्पैक्ट फैक्टर या वालदैन का तवज्जो ना देना बच्चे को तोतला कर देगा? जी बिल्कुल। कैसे इम्पैक्ट फैक्टर आता है या जी किस? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये होता है कि जब बच्चा लर्निंग फेज़ में होता है, वो होता है कि 0 to 5 ईयर्स होता है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड बोला करते हैं। तो उस एज के दौरान बच्चा स्पीच साउंड सीख रहा होता है, अभी वो लर्निंग फेज़ पर होता है। तो अब जब उसको प्रॉपर मतलब तवज्जो नहीं मिलेगी उसको, तो वो स्पीच साउंड्स को सही से कन्वे ही नहीं कर पाएगा, वो प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएगा। तो उसमें ये होता है कि ये एक बेसिकली डिसऑर्डर है जिसका नाम है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, जिसमें आपके बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, जिसमें से एक सबसे मेन एरर आता है हमारा सब्स्टिट्यूट। जैसे अब एक बच्चा है, अब हमने उसको कहा आप कैट बोलो, बट वो बोलेगा टैप, वो प्रोनाउंस नहीं कर कर पाएगा पा रहे हैं, हमारे बैक साउंड्स। सही तो है। वो उसके लिए आपको प्रॉपर सेशंस करवाने पड़ते हैं और पेरेंट्स को काउंसल करना पड़ता है। तो फिर जाके टाइम के साथ साथ बच्चा रिकवर कर जाता है। अच्छा, ये बताओ कि ये जो फ़ोन से हकलाहट आ जाती है बच्चों में, ये रिकवर कैसे करते हैं? इसको रिकवर ऐसे करते हैं कि अक्सर वैसे स्टटरिंग के जो मेन कॉजेज़ हैं, जो मेन फैक्टर्स हैं, वो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कि अक्सर होता है कि आपके फादर को स्टटरिंग रह चुकी होती है, तो वो सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर है। और आपके स्कूल में आपकी बुलिंग की जाती है,
टीचर्स का बिहेवियर ठीक नहीं है, घर में पेरेंट्स की आपस में लड़ाई झगड़े और बहुत ज़्यादा तनाव बच्चों को। अच्छा, वालदैन के लड़ाई झगड़ों से भी जी बच्चा बिल्कुल हकला हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हकला हो जाएगा? सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर है ये अच्छा, वालदैन के लड़ने से भी बच्चा लड़ने हकला? से। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब पेरेंट्स आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो बच्चा देख रहा होता है, वो उस चीज़ को अपने अंदर उसको फील हो रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, कि जब पेरेंट्स की आपस में जब उनकी टोन इतनी ऊपर को जाती है तो बच्चा डर जाता है और उसके वजह से बच्चे को स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है और उसको शिवरिंग का भी मसला हो सकता है, पसीनों का आना, ठंडे पसीने आना, कांपना, हैंड्स की शिवरिंग, एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स बहुत कॉमन होते हैं इसमें। ये बड़े कॉमन है। बहुत कॉमन है ये स्टटरिंग में। तो इसके लिए यही है कि पेरेंट्स को एजुकेट करना बहुत है पेरेंट्स को, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनका लो हो जाता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस। सही। आपने बताया कि वालदैन लड़ेंगे तो बच्चा हकलाहट का शिकार हो जी जाएगा। बिल्कुल। अब एक तोतलाहट होती है, बच्चा तोतला बोलना शुरू कर देता है। तोतलाहट और हकलाहट का इलाज कैसे मुमकिन है? क्या ये बीमारी पूरी उम्र रहेगी? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टैमर करते हैं इन स्ट्रेस, उन्हें डांटा जाए, थोड़ा उन पे स्ट्रेस आए तो वो स्टैमर करना शुरू कर देते हैं और पता लगता है कि वो बचपन में हकलाहट या तोतलाहट का शिकार थे, बात अड़ने लग जाती है, ठीक है ना? तो इसको कैसे स्पीच थेरेपिस्ट ट्रीट करेगा? अब जो स्टैमरिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक बहुत कॉमन है आजकल हमारे पाकिस्तानी, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है अडल्ट मेल में। ये ठीक है, हकलाहट। हकलाहटपन, जी जी। तो अब इसका ये हल है कि अब हम सबसे पहले बच्चे को बहुत अच्छे से असेस करते हैं, ठीक है, और उनके पेरेंट्स को अच्छे से सुना जाता है कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, घर के हालात, सब कुछ इस तरह से ना। तो अब ये है कि स्टटरिंग के हवाले से जो हकलाहटपन है उसका ये इलाज है कि आप सबसे पहले तो अपने माँ बाप को उनसे कहें कि अपने बच्चों के साथ अपना रवैया ठीक रखें। और इसमें ये होता है कि अब जो बच्चा है वो बचपन से हकला रहा है, ठीक है, अब ये होता है कि पेरेंट्स लेना ही नहीं चाहते, उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, वो डर जाते हैं कि पता नहीं ऐसा कौन सा मसला आ गया हमारे बच्चे के अंदर। तो उनको अर्ली इंटरवेंशन ना मिलने की वजह से भी जब वो बड़े हो जाते हैं, 15 एज के हो जाते हैं, 16 ईयर्स के हो जाते हैं, तो उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको थोड़ा लाना जगह पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप छोटा सा बच्चा है आपका, अगर वो हकला रहा है या वो उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, वो सोशल सर्कल है उसमें वो बोल नहीं पा रहा। अक्सर ये होता है कि घर में कोई भी महफिल होती है तो उसमें सब कज़न्स इकट्ठे होते हैं, तो वो जो बच्चा होता है जब उससे कुछ सवाल किया जाता है, कुछ पूछा जाता है, तो वो कुछ बोल नहीं पाता। वो अपने आप को ना इस तरह से इकट्ठा कर लेता है कि बस वो इस तरह से कांपता रहता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। वो बोलता है बट वो अटक जाता है, वो एक वर्ड को बार बार रिपीट करता है, उसमें ब्लॉक्स करता है। तो फिर अगर इतने पेरेंट्स को मतलब अगर फ़िक्र होती है अपने बच्चे पे, उनकी तवज्जो है, तो वो इस चीज़ को ज़रूर देखते हैं और उससे कंसल्ट करते हैं कि अपने स्पीच थेरेपिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से। गुड। मुझे बताएं किस उम्र में अगर बच्चा सही ना बोले तो हमें स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? 5 इयर्स। 5 साल तक अगर बच्चा सही ना बोले उसे हकलाने दें, यबड़ यबड़ करता रहे? नहीं, अगर तो 5 इयर्स के बाद ये होता है कि बच्चा भी 5 इयर्स के मिड में ना ज़रा लर्निंग फेज पे होता है। अगर पेरेंट्स उस पर थोड़ी कोई तवज्जो वार्निंग दें। साइंस है इसके? जी जी, वार्निंग साइंस है। इसमें ये होता है कि बच्चे में बहुत ज़्यादा ना रेपिटेटिव बिहेवियर्स आ जाते हैं, और उनमें प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होती। अब एक बच्चा है वो फर्स्ट ईयर में अपना जब वो पहला साल की जब फर्स्ट बर्थडे होती है तो वो मैक्सिमम 550 वर्ड्स बोल सकता है। अब उनका बच्चा है वो उतने वर्ड्स बोल नहीं पा रहा, फिर उनका बच्चा 2 साल का हो जाता है। अब दूसरे साल में वो सेंटेंस को बना नहीं पाता, वो फ्रेजेस को नहीं बना पाता। तो अब ये पेरेंट्स को जब तक अवेयरनेस नहीं होगी इस चीज़ की तो वो कैसे हमसे कंसल्ट करेंगे, वो कैसे हमारे पास आएंगे। तो अब ये होता है कि मोस्ट कॉमन जो है स्पीच डिले के बहुत हैं। स्पीच डिले में ये होता है कि बच्चा 5 इयर्स तक बिल्कुल नहीं बोल पाता, सिर्फ उसको पता होता है कि ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ मोबाइल, दिस इज़ टीवी, दिस इज़ फ़ैन, सब कुछ उसको पता होता है, बट वो उस चीज़ को ना अटर नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि उसको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन नहीं, हम लोग उसको ब्रेन में भी हम उसका चेक करते हैं कि क्या इश्यूज़ है। तो उसके लिए हम उसको या तो कोई सिटी स्कैन हम उनको रिकमेंड करते हैं, रेफ़र कर देते हैं। तो हम सिटी स्कैन के थ्रू भी जो हमारे ब्रेन में एरियाज़ होते हैं जिसका नाम है ब्रोकास एरिया और जो वर्निकीज़ एरिया होता है, तो उस पर हम चेक करते हैं कि बच्चा के ब्रोकास ठीक है या वर्निकीज़ ख़राब है।
आई थिंक उसमें जो स्पीच डिले का बच्चा होता है उसमें चांसेस होते हैं कि उसका वर्निक अच्छा, एक दफ़ा थोतलाहट हो गई तो इट विल रिमेन जी। फॉर लाइफ लॉन्ग? नो सर, नो नो, ये इंशाल्लाह अगर जो पेशेंट है हमारा उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना। हकलाहट और तोतलाहट में क्या फ़र्क है? सर हकलाहट में ये फ़र्क है कि अब जब बच्चा बोल रहा है ना, मैं एग्जांपल दे जी दूँ जी कोई। जी जी। अब लाइक हिज नेम इज़ अली, ठीक है। अब मैं बोल के आपको दिखा देती हूँ। अली मुझे वो रिमोट तो मुझे दे देना, ये हकलाहट है। दिस इज़ हकलाहट। और आर्टिकुलेशन में अली मुझे वो रिमोट तो दे देना, ठीक है। दिस, ये आर्टिकुलेशन हकलाहट एंड आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में यानी हमारा तोतलाहट। डिफरेंस है जी। ठीक। जी। और आर्टिकुलेशन और स्टटरिंग तो दोनों भी मिक्स हैं कि मतलब अगर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं ना तो हो सकता है आपके मुंह से प्रोनाउंसिएशन गलत निकल जाए। अब जैसे कुछ लोग हैं जो घोड़े को घोड़ा बोल देते हैं, चिड़िया को अभी चिड़िया तक बोल देते हैं जल्दी फास्ट, क्योंकि हम लोगों का जो लैंग्वेज का जो स्पीड है ना, स्पीड ऑफ स्पीच साउंड्स लैंग्वेज, जो हमारी वॉइस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, रेट ऑफ स्पीच बहुत हमारा फास्ट होता है, तो जिसकी वजह से हम लोग इस तरह से बोल लेते हैं कि हमारी कुछ प्रोनाउंसिएशन है साउंड्स की और वर्ड्स की वो सही से नहीं कर पाते। ठीक है। ठीक है। स्कूल के बच्चों में स्पीच लैंग्वेज, ये माओं के लिए बना रहा हूँ, गौर से देखें, स्पीच लैंग्वेज मसाइल प्रोनाउंसिएशन के बहुत ज़्यादा हैं, मतलब वो प्रॉपर प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते। मेरे साथ हैं स्पीच थेरेपिस्ट, मुझे बताएं इनका इलाज क्या है? अच्छा, तो अब इसका ये सबसे ज़्यादा मेन कॉज है या मेन रीज़न है इसका कि अक्सर ये होता है कि जो हमारे माउथ के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, हमारे जो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स हैं वो वीक होते हैं, हमारे जो लिप का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, या टंग में कोई मसला होता है। अक्सर ये होता है कि बच्चों में टंग टाई होता है, तो वो भी हम अच्छे से असेस करके उसको रेफ़र करके ही पता लगा सकते हैं कि उसका मसला क्या है। तो इसमें ये होता है कि बच्चे अगर प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहे, तो तोतलाहट है, तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को कंसल्ट करना चाहिए किसी स्पीच थेरेपिस्ट से। और इसके पीछे जो सबसे मेन कॉज ये आ सकता है कि अक्सर बच्चों में स्टडीज़ का इतना प्रेशर होता है, एग्ज़ाम्स का इतना प्रेशर होता है, पेरेंट्स ने उनके माइंडसेट ऐसे बना दिया कि नहीं बेटा तुमने डॉक्टर बनना है, बस बेटा तुमने इंजीनियर बनना है। तो इस तरह के माइंडसेट से भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा जो बुरी बात यह है कि जब आप ट्यूशन सेंटर्स में बच्चों को भेजते हैं तो ट्यूशन सेंटर वाली बाजी आपसे ये कहती हैं कि बेटा आपने मेरे वाला टेस्ट करना है। स्कूल का उस बच्चे पे बर्डन अलग होता है और ट्यूशन वाली बाजी का अलग बर्डन होता है। एंड कुरान मजीद पढ़ने के लिए जब आप किसी कारी साहब के पास जाते हैं तो वहाँ पर मार पिटाई, वहाँ पर टॉर्चर दिया जाता है आपको, तो उसकी वजह से ये हर सबसे जगह नहीं, ज़्यादा जहाँ जहाँ कहीं जहाँ जहाँ पर जहाँ भी वो टीचर्स भी मार लेते हाँ हैं जी, स्कूलों टीचर्स में भी जी। मार लेते हैं। तो ये अब ज़रूरी है कि पेरेंट्स को हर वीक जाना चाहिए, टीचर से कंसल्ट करना चाहिए कि हमारा बच्चा ठीक से पढ़ रहा है। पेरेंट टीचर मीटिंग बहुत जी जी, इंपॉर्टेंट है। पेरेंट टीचर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अक्सर ये भी होता है कि पेरेंट्स को ये भी कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा तो स्कूल भी रेगुलर जाता है, पढ़ता भी सही से है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं आ रहे। तो ये भी हम लोग ही ऐसे, अगर कोई बच्चों को लर्निंग में मसला आ रहा है तो लर्निंग में मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि जो बच्चा है उसको ये, उनके जो टीचर्स हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आपने बच्चे को किस तरह से लर्न करवाना है, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा जो स्टटरिंग में भी हमारा जो आता है, सबसे ज़्यादा मेन कॉज वो ये आता है कि पेरेंट्स बच्चों को कंपैरिजन करता है, बेटा देखो वो तुम्हारे चाचू का बेटा कितने अच्छा नंबर लेकर आया और तुम ये नंबर नहीं लेकर आए, तुम्हें इतने नंबर लाने चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन होता है ये भी बच्चों में डिप्रेशन कॉज करता है, उनमें एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, उनका सेल्फ इस्टीम लो हो सकता है। तो ये पेरेंट्स को बात समझनी चाहिए कि वो इस चीज़ से अवॉइड करें अच्छा, बच्चों को। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक बीमारी है, हम उस पर बहुत कम बात करते हैं। मोबाइल की एसोसिएशन से हमने इस पर बड़ा काम किया कि मोबाइल भी ऑटिस्टिक बिहेवियर को एग्रेवेट कर रहा है। एक तो ऑटिज्म क्या है, मोबाइल इसको कैसे इफेक्ट कर रहा है, उस पर हम पूरी रिसर्च भी दे चुके हैं कि ऑटिस्टिक बिहेवियर कैसे आता है और हाउ टू डील विद इट। अब जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये बेसिकली पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो चुका है, हर तीसरे बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता होता, क्योंकि इस डिसऑर्डर की एक ऐसी बात है कि ये अर्ली साइंस शो नहीं करवाता आपको, कि ये आफ्टर 3 इयर्स के बाद आपको ये सिम्टम्स शो करवाता है कि बच्चे में कोई मसला आ रहा है। लाइक बच्चों के माइलस्टोन्स में इशू आ जाते हैं, ठीक है। अब बच्चा है वो बैबल नहीं कर पा रहा, जो नॉर्मल बैबलिंग होती है वो 6 to 9 मंथ्स में होती है, तो बैबलिंग नहीं कर पा रहा बच्चा, बाबा नहीं बोल पा रहा, मामा नहीं बोल पा रहा, तो इस तरह के इश्यूज़ बहुत क्रिएट होते हैं जो फर्स्ट रेड फ्लैग है हमारे
ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो होती है स्लर्ड स्पीच होती है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। इसमें बच्चा सेल्फ बाइट करता है, अपने आप को मारता है और बोल नहीं पाता, उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल लो होती है, वो किसी से बात नहीं करता। कुछ होते हैं जो करते भी हैं, लेकिन वो अपने में ना बस मगन रहना चाहते हैं। तो इनमें ये सबसे ज़्यादा कॉमन बात है, ये हमारे ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ें बहुत कॉमनली देखी जाती हैं। अच्छा ये बताएं, मोबाइल ऑटिज़म, हाउ इट्स सो मच रिलेटेड? जी बिल्कुल। ये माँ बाप को हमें बताना है ना कि ऑटिज़म और मोबाइल का जो इस्तेमाल है उसको कम कराएं। ये भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को प्रोवोक कर सकता है। ऑटिज़म में बच्चा बिहेव कैसे करेगा? ऑटिज़म में बच्चा बिहेव इस तरह से करेगा कि बोल तो नहीं सकता, उसमें मोस्टली बच्चे बोलते भी हैं, मोस्टली नहीं भी एग्रेसिव बोलते। बिहेवियर होता है। बहुत एग्रेसिव बिहेवियर होता है उनका, हाइपर एक्टिविटी होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा। और वो जो उनके फ्रेंड्स होते हैं साथ, जैसे कि उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, तो वो उनके कोई फ्रेंड्स भी नहीं होते मोस्टली, क्योंकि उनकी सोशल लाइफ ही नहीं होती। सही। ठीक है। और मोबाइल्स वो यूज़ तो करते हैं, बट उनका जो माइंड है ना वो उस तरफ होता नहीं है, जैसे उनकी हाइट में एक स्क्रीन होती है। जो लोग एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ करते हैं तो वो उसको मज़ीद ख़राब कर देता है बच्चे को, क्योंकि ये जो ऑटिज़म होता है ये बेसिकली आपका पैदाइशी तौर पर ही होता है। तो ये एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड नहीं कह सकते हम इसको, ये कंजेनिटल भी हो सकता है। ये दोनों होता है, कंजेनिटल भी होता है, है, एक्वायर्ड होता है। acquired भी होता है। एक्वायर्ड में क्लिनिकल कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन का बच्चों में इस्तेमाल ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ऑटिज़म को बहुत स्पेक्ट्रम जल्दी प्रोवोक कर प्रोवोक देता कर देता है, है, एक्टिव कर देता है, ट्रिगर एक्टिव कर कर देता है। देता मेरे साथ रिमशा सलमान थी, स्पीच थेरेपिस्ट थी। अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें, एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी स्पीच थिंग, लर्न फ्रॉम देम। थैंक यू वेरी मच।